मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग वंशागति के आणविक आधार पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग वंशागति अनुवांशिकी पढ़ चुके हैं। अब वंशागति के आणविक आधार मतलब अनुवांशिक गुणों को ट्रांसफर करने वाले जो पदार्थ है वो रियल में है क्या, और इसकी खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की है। तो इसकी खोज जो अनुवांशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचाने का कार्य जो पदार्थ करता है उसे जीन या नाभिकीय अम्ल कहते हैं ना। तो सर्वप्रथम इसकी खोज फ्रेडरिक मिस्चर नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 1868 में मवाद की कोशिका से, घाव में जो मवाद आती है ना, उस मवाद की कोशिका से उन्होंने केंद्रक के अंदर से पदार्थ को पृथक किया और उसका नाम उन्होंने क्या दिया, न्यूक्लिन नाम दिया। उसको पहले न्यूक्लिक एसिड नहीं कहा गया, न्यूक्लिन कहा गया। बाद में अल्टमैन नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसकी खोज की और उसको फिर उन्होंने न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। तो इस प्रकार से इसकी अनेकों खोज की गई। फिर उसकी कुछ रासायनिक आधार के ऊपर भी खोज किया गया और उसको अंत में डीऑक्सीराइबो शर्करा के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग परिभाषित रूप से कह सकते हैं वह पदार्थ या नाभिकीय अम्ल जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस तत्वों से बने होते हैं, जो न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं, जो जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं और आधारभूत क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वही क्या है, अनुवांशिकी पदार्थ होती है न्यूक्लिक अम्ल। अब यहाँ पे जो अनुवांशिकी पदार्थ है डीएनए, तो डीएनए की क्या होती है और डीएनए के प्रयोग के बारे में किसने खोज की है। तो इसके बारे में 1928 में ग्रिफिथ नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि वे पदार्थ जो पीढ़ी दर पीढ़ी माध्यम या हस्तांतरित होते हैं, अनुवांशिक गुणों को निर्धारित करते हैं, उसे ही अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। तो उन्होंने देखा कि दो पदार्थ है, जैसे कि वायरस में प्रोटीन और डीएनए, ये दोनों ही क्या करते हैं, अनुवांशिकी चीजों को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन प्रोटीन में क्या होती है, जो प्रोटीन होती है उसमें स्वगुणन की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए उसको अनुवांशिकी पदार्थ के लिए आधार नहीं माना गया। अनुवांशिकी पदार्थ की कुछ क्वालिटी रहनी चाहिए, गुण रहनी चाहिए, जिसके आधार पर हम मान सकते हैं कि वो अनुवांशिकी गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं। जैसे अनुवांशिकी लक्षणों को धारण एवं निर्धारित करने की क्षमता इसमें होनी चाहिए, स्वगुणन की क्षमता, उत्परिवर्तन होने की क्षमता, तो ये किस में है, डीएनए में है। लेकिन प्रोटीन में क्या होता है, स्वगुणन की क्षमता नहीं होती, क्योंकि हम लोग प्रोटीन बोलती हूँ वायरस है ना, विषाणु भी क्या करता है, वो भी जो गुण होती है, लक्षण होती है, उसको हस्तांतरित करती है, लेकिन उसमें क्या होती है, स्वगुणन की क्षमता नहीं होती है। इसी कारण से उसको अनुवांशिक पदार्थ नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी जाती है और उसमें जब गुणन नहीं होता है, इसी कारण से तो उसका कोई वृद्धि या विकास नहीं होता है। तो स्वगुणन की क्षमता उसमें नहीं होती, इसलिए वो उसको इस पदार्थ के अंतर्गत नहीं रखा गया और ये सभी क्वालिटी डीएनए में पाई जाती है। फिर और अनेकों वैज्ञानिक ने खोज की, जिसमें से डीएनए के अनुवांशिक पदार्थ होने का प्रमाण ग्रिफिथ नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और वो उन्होंने सबसे पहले रूपांतरण के अंतर्गत एक्सपेरिमेंट किया गया, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे रूपांतरण रूप का अंतर कर देना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाके, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, एक्सपेरिमेंट किया है। ग्रिफिथ नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या किया, जो डिप्लोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया होती है, जीवाणु, उसको उन्होंने चूहे में इंजेक्ट कराया। तो ये जो बैक्टीरिया होती है वो दो प्रकार से उन्होंने ली। एक जो होती है उसको उन्होंने कहा खुरदुरी सतह वाली मतलब वो रफ टाइप माना गया, जिसको ये सेकेंड है ना, ये रफ प्रकार की होती है और ये स्मूथ प्रकार की होती है। रफ मतलब आर से उसको हम संकेत करेंगे R2, और ये नॉन वायलेट होती है, मतलब ये संक्रमण उत्पन्न नहीं करता है, और ये जो होती है ये संक्रमण उत्पन्न करता है। इसको स्मूथ कहा गया है, चिकनी सतह वाली कहा गया है। जो क्या होता है, वायलेट स्ट्रेन होती है जो बीमारी उत्पन्न करती है।
तो ये दो प्रकार की उन्होंने क्या लिया है, बैक्टीरिया लिया है। अब उसको क्या किया, चूहे के ऊपर इंजेक्ट कराया, चूहे के बॉडी में उसको वैक्सीन के रूप में डाला गया। तो देखा गया कि जो एस थर्ड वायरलेट जो स्ट्रेन होती है उसके असर से ये चूहे की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो सेकेंड उन्होंने जो रफ प्रकार के जो जीवाणु का वो वैक्सीन के रूप में चूहे के ऊपर इंजेक्ट कराया, उससे वो नहीं मरता है, वो जीवित ही रहता है, उसका कोई असर चूहे के ऊपर नहीं होता है। फिर उन्होंने क्या किया, दोनों को लिया, ठीक है। तो जो रफ प्रकार का जिससे चूहे के ऊपर असर होता है उसको उन्होंने हीट कर दिया, उबाल दिया, और उबालने के बाद गर्म करने के बाद क्या हो जाएगा, कोई भी चीज को आप गर्म करोगे तो उसकी जो क्षमता होती है, लिविंग पावर होती है, वो क्या होती है, हॉस हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो वो क्या होगी, वायरस मर जाएगी। अब वायरस जीवित नहीं है और उसको चूहे के अंदर इंजेक्ट कराओगे तो क्या चूहे के ऊपर वो कोई असर दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। इसमें क्या होगा, चूहा जीवित ही रहेगा, और आहार में तो क्या होता है, जीवित ही रहता है। अब देखो उन्होंने अब क्या किया, अब ये दोनों प्रकार की जो वायरस है, रफ एवं स्मूथ, उसको एक दूसरे में मिला दिया। जो हीट करके उन्होंने उसकी असर को खत्म कर दी थी उसको किस में मिला दिया, आर में मिला दिया, रफ में मिला दिया। तो यहाँ पे एक अलग वो प्रयोग देखने के लिए मिला। ये रफ वाला जो था वो तो उसका तो कोई असर नहीं होता था, लेकिन जो हीट किया गया स्मूथ वाला है उसको जब मिलाया गया तो ये क्या हो गया, ये क्रियाशील हो गई। इस दोनों का मिला जुला जब वैक्सीन को चूहे के ऊपर इंजेक्ट कराया तो चूहे की डेथ हो जाती है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आई, जैसे ही ये वाली जीवाणु को इस वाले जीवाणु में डाला जाता है तो इसका जो रूप होती है इसमें क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। इसका जो असर है इसके साथ मिलकर इसको भी एक्टिव बना देती है और जिससे चूहे की यहाँ पे डेथ तो हो जाती है। तो इस प्रयोग विधि को किसने किया, ग्रिफिथ ने किया, और इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। अगर समझ में नहीं आएगी तो वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सीधी सी बात, तो इसमें 2 प्रकार के जीवाणु को लिया गया है, एक है स्मूथ और दूसरा है रफ। स्मूथ को S3 से और रफ को S2 से संबोधित करते हैं। अब इसको जब चूहे के ऊपर इंजेक्ट कराते हैं तो चूहे की डेथ हो जाती है, और जब रफ को इंजेक्ट कराती है तो इसमें चूहे जीवित ही रहती है। फिर उन्होंने थर्ड स्टेप में क्या किया, जो स्मूथ होती है जिसमें चूहे की डेथ होती है उसको उन्होंने हीट कर दिया, उबाल दिया, और उसको जब चूहे के ऊपर इंजेक्ट कराया तो चूहे के ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन जब ये दोनों को मिश्रण कर दिया, आपस में मिला दिया, तो क्या होता है, ये वाला एक्टिव हो जाता है और इसके असर से फिर चूहा फिर डेथ हो जाती है। मतलब क्या होता है, जो एस का जो रूप होती है इसमें ट्रांसफर हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है, या ये चीज इसमें बताई गई है। फिर आगे है सेकेंड, इसमें बताया गया है जीवाणु भोजी द्वारा ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन मतलब क्या होता है, आक्रमण करना। तो यहाँ पे जीवाणु भोजी किसे कहा जाता है, जीवाणुओं को खाने वाला एक ऐसा जीव जिसको जीवाणु भोजी कहा जाता है ना, जीवाणुओं को खाने वाला होता है उसको जीवाणु भोजी कहते हैं। तो ये जो जीवाणु भोजी है उसका एक डायग्राम है, और यहाँ पर 2 प्रकार का अलग और क्या लिया गया है, जीवाणु लिया गया है। तो एक को P32 और एक को सल्फर S35 के नाम से संबोधित किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, ये जो जीवाणु है एस्चेरिया कोलाई, इसको एस्चेरिया कोलाई जीवाणु होती है, इसको फास्फोरस में कल्चर करते हैं और इसको सल्फर में कल्चर करते हैं, सल्फर में उगाया जाता है, ठीक है, पोषण युक्त माध्यम में इसको कल्चर करते हैं। तो क्या होता है, इसको P32 के नाम से जाना जाता है और इस वाले को सल्फर 35 के नाम से जाना जाता है। अब जो ये बैक्टीरिया होती है उसको इसके ऊपर आक्रमण कर दिया, देख रहे हो ये क्या चीज है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफेज है। तो इसके ऊपर जब आक्रमण करते हैं तो ये क्या होती है, बैक्टीरियोफेज में क्या रहता है, यहाँ पर डीएनए रहता है। तो ये डीएनए क्या होता है, अंदर इंजेक्ट हो जाती है, और अंदर इंजेक्ट होने के साथ साथ इसकी बैक्टीरियो के साथ वो क्रिया कर लेती है, और क्रिया करने के बाद यहाँ और बहुत सारे बैक्टीरियोफेज का निर्माण हो जाता है, और ऊपर प्रोटीन का, फिर ये जो ऊपर कवच होता है वो प्रोटीन का कवच हो जाता है, बन जाता है, और बहुत सारे रेडियो एक्टिव जो फास्फोरस 32
P32 डीएनए होती है उसका निर्माण बैक्टीरियोफेज का निर्माण हो जाता है, जो बहुत ही सक्रिय और एक्टिव होता है। लेकिन इस वाले में क्या होती है, इसमें जो बैक्टीरियोफेज डाला जाता है उसमें कोई डीएनए आनुवांशिक चीजें यहाँ नहीं रहती है, केवल प्रोटीन की एक कवच होती है। जब इसको पराक्रमण कराया जाता है तो ये अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है और बाहर से ये फ्री हो जाती है। इसी कारण से इसकी जो रेडियो एक्टिव पावर होती है वो लो ही रह जाती है और ये बाहर फ्री होने के बाद केवल प्रोटीन का कोट ही रहता है और इसमें रेडियो एक्टिविटी बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो इस प्रकार से क्या सिद्ध हो रहा है, यहाँ पर जो डीएनए होती है वो बहुत सारे बैक्टीरिया में क्या करता है, आक्रमण कर देता है और आक्रमण करने के बाद बहुत सारे फास्फोरस 32 का अलग डीएनए बना लेता है, जिसमें रेडियो एक्टिव का पावर इसमें प्रेजेंट रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, चूंकि इसमें कोई आनुवांशिक पदार्थ नहीं रहता, प्रोटीन की कवच ही इसके ऊपर आक्रमण करता है, तो क्या हो पाता है, ये जो सल्फर 35 की रेडियो एक्टिव गुण जो होती है वो इसमें ट्रांसफर नहीं हो पाता है और ट्रांसफर नहीं होने के कारण इसकी जो पावर होती है वो लो हो जाती है। इस प्रकार से ये दोनों में अंतर होती है। ये वाला जो होती है इसको फास्फोरस 32 और इसको सल्फर 35 के नाम से जाना जाता है। फिर आगे यहाँ पर क्या बताया गया है, डीएनए के बारे में बताया गया है कि डीएनए होता क्या है। तो आप सभी डीएनए पहले भी पढ़ चुके हैं। डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक